नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। 125 सीआरपीसी के बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे, जिसमें भरण पोषण का प्रावधान किया गया है। और 125 सीआरपीसी का यूज जो सबसे ज्यादा किया जाता है वो एक पत्नी के द्वारा अपने पति से भरण पोषण पाने के लिए किया जाता है। अब देखिए, कुछ ऐसी पत्नियां हैं जो वास्तव में प्रताड़ित है, उसके पति के द्वारा उसकी उपेक्षा की जाती है। तो ऐसी पत्नी 125 सीआरपीसी लगाए और पति से भरण पोषण ले तो ये तो सही चीज है। लेकिन वर्तमान समय में कुछ ऐसे मामले आ रहे हैं जहां पत्नी के द्वारा फर्जी 125 सीआरपीसी का केस पति के विरुद्ध लगा दिया जाता है। पति कुछ नहीं किया होता है, कभी उपेक्षा नहीं किया होता है, कभी प्रताड़ित नहीं किया होता है, लेकिन फर्जी मुकदमा लग जाता है पति के विरुद्ध। साथ ही साथ जो पत्नी होती है वो पढ़ी लिखी होती है, वो कहीं कार्य कर रही होती है, उसे सैलरी मिल रही होती है, इसके बावजूद भी वो खुद को कम पढ़ी लिखी बताती है कोर्ट में। साथ ही साथ खुद को बेरोजगार बताती है, गृहिणी बताती है, जबकि वो कार्य कर रही होती है और झूठ बोल के फायदा उठा लेती है। पति के विरुद्ध मेंटेनेंस का भी ऑर्डर हो जाता है। तो जहां पत्नी के पक्ष में मेंटेनेंस का ऑर्डर नहीं होना चाहिए, वहां भी मेंटेनेंस का ऑर्डर हो जाता है, क्योंकि पत्नी झूठ बोली होती है कोर्ट में। तो अब देखिए, यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है, आपकी भी पत्नी ने आपके विरुद्ध जो 125 सीआरपीसी का केस लगाया है, उसमें उसने झूठ बोला है, वो कहीं कार्य कर रही है, उसे वेतन मिल रहा है, वो पढ़ी लिखी है, रोजगार में, इसके बावजूद भी वो खुद को कम पढ़ी लिखी, लाचार और बेरोजगार बता के मुकदमा करती है, या फिर कोई ऐसा ही झूठ बोली है, तो आप चाहे तो इसके विरुद्ध एक्शन ले सकते हैं, पत्नी के विरुद्ध कार्यवाही करा सकते हैं कोर्ट में। झूठा साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए, झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिए पत्नी के विरुद्ध कार्यवाही करा के उसे 7 साल के लिए सजा भी करा सकती है। तो आज हम इसी के संबंध में समझने वाले हैं। तो आइए अपने इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं 2 बातें बता देना चाहता हूँ। मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, और इसी किताब के जरिए मैं आपको सारी चीजें आज समझाने वाला हूँ। तो अभी पहली जो बात है वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज है वो पहले समझ लेते हैं। तो हमारा एक ग्रुप स्टार्ट हुआ है, जिस ग्रुप में ऐसे पति जो झूठे मुकदमों को झेल रहे हैं उनके लिए बनाया गया है। इस ग्रुप में आपको लैंडमार्क और लेटेस्ट जो जजमेंट आते हैं मैट्रिमोनियल केस से संबंधित, जैसे 125 सीआरपीसी से संबंधित, 340 सीआरपीसी से संबंधित, 498 से संबंधित, वैसिंग से संबंधित, 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट, इन सबसे संबंधित जो लैंडमार्क जजमेंट्स आते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो डाले जाते हैं, महत्वपूर्ण चीजें बताई जाती हैं। तो बहुत सारी चीजें आपको इस ग्रुप से जुड़ के सीखने को मिल जाया करेंगी। तो इस ग्रुप से यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो ग्रुप से जुड़ने का चार्ज 500 रुपए है, जो आपको 1 टाइम पे करना है, दोबारा कभी नहीं कुछ पे करना है। तो ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो आइए अब अपने महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात करते हैं। तो देखिए, यदि आपकी पत्नी ने आपके विरुद्ध फर्जी 125 सीआरपीसी का मुकदमा लगाया है, पत्नी काम कर रही है, रोजगार में है, और इसके बावजूद भी वो खुद को बेरोजगार बता के आपके विरुद्ध मुकदमा लगा दी है, तो ऐसे में आप पत्नी के विरुद्ध कार्यवाही करा सकती हैं, उसे सजा दिला सकती है। तो किस प्रकार से दिला सकती है, वही सारी चीजें आज हम समझने वाले हैं। तो देखिए, पत्नी के विरुद्ध एक्शन लेने के लिए, कार्यवाही कराने के लिए, जब वो झूठा शपथ पत्र कोर्ट में प्रस्तुत की है, झूठे साक्ष्य दी है, फर्जी साक्ष्य दी है, तो आपको 340 सीआरपीसी के तहत एक प्रार्थना पत्र कोर्ट में लगाना होता है और उसमें सारी बातों का जिक्र करना होता है। जब कोर्ट के द्वारा 340 सीआरपीसी का प्रार्थना एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो ऐसे में कोर्ट मान जब लेता है कि पत्नी ने फर्जी साक्ष्य दिया है, झूठ बोला है, झूठा शपथ पत्र दिया है, तो पत्नी के विरुद्ध कार्यवाही का आदेश दे देता है और पत्नी के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज होता है, जिसमें पत्नी के विरुद्ध 7 साल तक की सजा भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि 340 सीआरपीसी की प्रक्रिया कैसे चलती है। तो देखिए, आपको 340 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र जब आप लगा देते हैं कोर्ट में, उसके बाद आपको एक कॉपी कोर्ट में जमा करनी होती है, एक कॉपी जो होती है वो पत्नी पक्ष के वकील को देनी होती है, या पत्नी पक्ष को जो भी हो देना होता है। उसके बाद उस पर उनकी आपत्ति आ जाती है। जब आपत्ति आ जाती है तो फिर एक डेट लगा होता है, उस पर फाइनल आर्गूमेंट होता है, दोनों पक्ष अपनी अपनी बात कहते हैं। उसके बाद कोर्ट अगली डेट पे जजमेंट देता है।
यदि कोर्ट में साबित होता है कि पत्नी ने झूठ बोला है, झूठे साक्ष्य दिए हैं, झूठे शपथ पत्र दिए हैं, तो ऐसे में कोर्ट इस 340 सीआरपीसी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करता है, पत्नी के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने का आदेश करता है। यदि कोर्ट में साबित नहीं हो पाता है तो 340 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जाता है। तो ये तो हो गई प्रक्रिया। अब 340 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र कब देना होता है ये भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए 340 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र जो होता है वो जब एविडेंस हो जाए, पत्नी की गवाही हो जाए, आप जिरह कर ले उसका, तब जाके देना सबसे बेहतर समय होता है। यानी जब पत्नी एफिडेविट अपना दे दे, रजनीश नेहा का जो एफिडेविट है वो दे दे, उसके बाद पत्नी अपना साक्ष्य प्रस्तुत कर दे, अपनी गवाही प्रस्तुत कर दे, आप उसका जिरह कर दे, उसके बाद 340 सीआरपीसी लगाना सबसे ज्यादा बेहतर होता है। क्योंकि पत्नी पक्ष को जो भी बोलना होता है वो बोल चुकी होती है, अब वो कहीं भी वो मुकर नहीं सकती है, कहीं भी अब उसे अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलेगा। वो नहीं कह सकती है कि गलती से कह दिया गया, गलती से ये चीजें आ गई, अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता है। तब जाके 340 सीआरपीसी लगाना सबसे बेहतर माना जाता है। तो जब पत्नी का साक्ष्य हो जाए, आप उसका जिरह कर ले, तो उस समय आपको 340 सीआरपीसी लगाना सबसे बेहतर होता है, उसी समय आपको लगाना चाहिए। तो ये तो हो गया 340 सीआरपीसी कब लगाना चाहिए। अब हम 340 सीआरपीसी के ड्राफ्टिंग को समझ लेते हैं कि किस प्रकार से ड्राफ्टिंग करनी होती है। तो देखिए ये चीज मैं अपने इस पुस्तक से बताऊंगा। जैसा कि मैंने बताया ये किताब मेरे द्वारा लिखी हुई है। इस किताब का नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। जैसा इस किताब का नाम है वैसा इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी, जैसे 498A की प्रक्रिया कैसे चलती है, 125 सीआरपीसी की प्रक्रिया कैसे चलती है, डीबी एक्ट का कैसे प्रक्रिया चलता है, सेक्शन 9 डाइवोर्स के सारे मुकदमों की प्रक्रिया, ड्राफ्टिंग कैसे करनी होती है, जवाबदेही कैसे देनी होती है, अपना पक्ष कैसे मजबूत करेंगे, क्या महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखनी होती हैं, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनको आप करती हैं तो मुकदमे में आप जीत हासिल करेंगे, किसी मुकदमे को रद्द कैसे करा सकते हैं, सारी चीजें आपको इस किताब से समझने को मिल जाएंगी। तो इस किताब से आज मैं आपको शॉर्ट में 340 सीआरपीसी का जो ड्राफ्टिंग है वो समझा देता हूँ। तो देखिए जो 340 सीआरपीसी का ड्राफ्टिंग होता है, इसमें सबसे पहले तो आप ऊपर पन्ने पे न्यायालय का नाम लिखते हैं, यानी जिस कोर्ट में आप प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, उसके बाद नाम बनाम एक साइड में लिखते हैं, दूसरे साइड में जो 125 सीआरपीसी का मुकदमा है उसका मुकदमा नंबर लिख देंगे, धारा 125 सीआरपीसी कौन सा थाना है वो लिखेंगे, यानी पुलिस स्टेशन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद एक हेडिंग देनी होती है जिसमें प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 340 सीआरपीसी लिखनी होती है और उसके बाद अपनी बात लिखनी होती है। महोदय लिख के आप पैराग्राफ वाइज लिखेंगे, जिसमें एक नंबर में जैसे मैं आपको बताता जाता हूँ वैसे ही लिखेंगे। जैसे यह कि प्रार्थी रमेश पुत्र संतोष गोलघर थाना गोरखपुर जनपद गोरखपुर का निवासी हूँ, वह एक प्राइवेट नौकरी करता हूँ। 2 नंबर में लिखेंगे कि यह कि प्रार्थी की पत्नी ने अंतर्गत धारा 125 सीआरपीसी दंड भरण पोषण के लिए प्रार्थी के विरुद्ध माननीय न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया है जो अभी विचारणीय है। 3 नंबर में आप लिखेंगे कि यह कि प्रार्थी की पत्नी किरण ने रजनीश बनाम नेहा का शपथ पत्र अपने 125 सीआरपीसी के मुकदमे में दिया है, जिसमें उसने स्वयं को बेरोजगार व कम पढ़ी लिखी महिला बताया है। उसके बाद आप लिखेंगे यह कि प्रार्थी को अभी पता चला है कि मुकदमे की वादनी किरण जो कि मेरी पत्नी है एक प्राइवेट कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर कार्य कर रही है और 36,000 रुपए प्रति माह उसे वेतन मिल रहा है, जिसका प्रमाण मेरे पास मौजूद है, जो कि मेरी पत्नी का पिछला 3 साल का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट व साथ ही उसका आरटीआर की छाया प्रति है, और मेरी पत्नी कंप्यूटर साइंस से बीटेक की हुई है, जिसका सबूत के तौर पे उसके बीटेक प्रमाण पत्र की छाया प्रति है। सारे सबूत सिद्ध करती है कि मेरी पत्नी ने झूठ बोला है जो इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है, यानी कॉपी भी आपको लगा देनी है। उसके बाद लिखेंगे आप यह कि मेरी पत्नी ने न्यायालय में जो शपथ पत्र दिया है उसमें 2 बातें कम पढ़ी लिखी होना और बेरोजगार होना झूठ लिखा है। उसके बाद यह कि न्यायालय में झूठा शपथ पत्र देना एक प्रकार का अपराध है जो मेरी पत्नी ने जानबूझ के स्वयं को फायदे पहुंचाने के लिए किया है।
उसके बाद यह कि झूठा शपथ पत्र देने के लिए मेरी पत्नी के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना न्याय हित में अति आवश्यक है। उसके बाद आप प्रेयर कर देते हैं कि अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी की पत्नी के विरुद्ध झूठा शपथ पत्र देने के लिए न्यायालय उचित दंडात्मक कार्यवाही करे। फिर प्रार्थी आपका नाम, डेट, सिग्नेचर, ये सब चीजें आप कर देते हैं। अब देखिए, प्रार्थना पत्र तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया। अब जैसा आपका तथ्य होगा, फैक्ट होगा, आप उस प्रकार से लिखेंगे। यदि आप मुझसे ड्राफ्टिंग कराना चाहते हैं अपने प्रार्थना पत्र की, तो वो भी करा सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। अब ड्राफ्टिंग की मैं भी कुछ चीजें मैं आपको महत्वपूर्ण चीज बता देता हूँ। सबसे पहले ड्राफ्टिंग में आपको बताना होता है कि कौन सा मुकदमा है। उसके बाद बताना होता है कि मुकदमे में क्या झूठ बोला गया है। उसके बाद जो झूठ बोला गया है उसका जो प्रमाण है वो आपको देना होता है। उसके बाद न्यायालय में ये चीज बतानी पड़ती है कि पत्नी ने जानबूझकर फायदा खुद को पहुंचाने के लिए ये झूठ बोला है। क्योंकि जब आप कोर्ट में यही साबित करेंगे कि जानबूझ के ये झूठ बोला गया है खुद को फायदा पहुंचाने के लिए, तभी न्यायालय कार्यवाही करेगा। यदि पत्नी गलती से खुद को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं झूठ बोली है तो कोई कार्यवाही नहीं होगा, भले से ही उसने झूठ बोला है। तो जब आप कोर्ट में ये कहेंगे कि पत्नी ने जानबूझ के खुद को फायदा पहुंचाने के लिए ये झूठ बोला है, तभी कार्यवाही होती है। यदि आप ये सेंटेंस नहीं डालते हैं तो कोई कार्यवाही नहीं होगी, आपका 340 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप एक अच्छे से 340 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र बना सकते हैं, कोर्ट में लगा सकते हैं और पत्नी के विरुद्ध कार्यवाही करा सकते हैं। तो आशा कर रहा हूं अब आप 340 सीआरपीसी के संबंध में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। या तो आप खुद अपना 340 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र ड्राफ्ट कर लेंगे या मुझसे कराना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैसेज करके बता सकते हैं कि मैं ड्राफ्ट कर अपना एप्लीकेशन कराना चाहता हूं, तो मैं प्रक्रिया आगे का बता दूंगा। तो आशा कर रहा हूँ ये चीजें आपको अच्छी पसंद आई होगी, अच्छा लगा होगा, काफी अच्छी जानकारी आपको मिली होगी। तो यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।